अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माई सेल्फ मोहम्मद रिहान सफदर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल WH मैथमेटिक्स ऑफिशियल। तो अब आज लास्ट लेक्चर में पहले मैं रिवाइज़ कर बता देता हूं कि आप लोगों ने लास्ट लेक्चर में क्या कुछ पढ़ा था। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बीटा फंक्शन पढ़ा था, उसकी डेफिनेशन देखी थी, गैमा फंक्शन के साथ बीटा फंक्शन का रिलेशन देखा था और बीटा फंक्शन की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था। तो अब हम लोग लीजेंड्री डुप्लीकेशन फार्मूला को देखेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे जो थ्योरम 2.4 लिखा हुआ है, ये मैंने अपने हिसाब से इसको नंबरिंग दी हुई है। तो ये जो मैं बुक फॉलो कर रहा हूँ उसमें ये प्रॉपर नंबरिंग नहीं है, तो इस वजह से आप लोगों ने इसको बुक वाली नंबरिंग नहीं समझना। तो अब हम लोग इसकी स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। अब लीजेंड्री डुप्लीकेशन फार्मूला डिफरेंट तरीके से पूछा जा सकता है। नाम से भी पूछा जा सकता है कि स्टेट एंड प्रूव लीजेंड्री डुप्लीकेशन फार्मूला, या जिस तरह मैंने एक बुक में देखा है इसकी स्टेटमेंट ये दी हुई थी, दूसरी बुक में स्टेटमेंट ये दी हुई थी। तो इस वजह से इनको इंटरचेंज करके भी डिफरेंट तरीके से डुप्लीकेशन फार्मूला डायरेक्टली भी स्टेटमेंट देकर भी पूछा जा सकता है। तो आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, बस एक स्टेटमेंट को याद कर लें और अगर पेपर में कोई और स्टेटमेंट आती है तो आप लोगों को बस ये याद होना चाहिए कि डुप्लीकेशन फार्मूला के अंदर ये टर्म्स आती हैं और इनको अगर आप इंटरचेंज करके अगर कोई उससे मैच करता तो आप लोग लिख सकते हैं पेपर में। तो ये हम लोग मैं एक दफ़ा पढ़ भी देता हूँ गैमा। मैं चले ना इसकी फर्स्ट वाली जो है इसको कंसिडर करके चलता हूँ, है दोनों सेम ही, मतलब बस मैं चले अपनी आसानी के लिए फर्स्ट वाली को कंसिडर कर लेता हूँ। तो अब हम लोगों को प्रूव क्या करना है कि गैमा ऑफ जेड इंटू गैमा ऑफ जेड प्लस 1/2 इसको इस वाली राइट साइड के बराबर पुट करना है, यानी 2⁻1 - 2z पाई की स्क्वायर रूट हो जाएगा और गैमा ऑफ 2z हो जाएगा। अब इसी चीज़ के बराबर हम लोगों ने प्रूव करना है। अब इसमें क्या होगा कि आप लोगों को मैं सिनेरियो पहले बता देता हूँ कि आप लोग जो बीटा और गामा फंक्शन का रिलेशन पढ़ चुके हैं, वो रिलेशन और बीटा फंक्शन की डेफिनेशन, इन दो को यूज़ करके आगे आप लोग कुछ मेकअप वगैरह करके इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इस वजह से ये जो हमारे पास वो रिलेशन पड़ा था वो यही था, बीटा ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू गैमा ऑफ पी गैमा ऑफ क्यू ओवर गैमा ऑफ पी प्लस क्यू। ये इंटरचेंज भी आपस में हो सकते हैं। हम लोगों ने जो सिमेट्री प्रॉपर्टी देखी थी गामा बीटा फंक्शन की, उसमें इस तरीके से भी प्रूव किया था और स्टेटमेंट से, मतलब जो उसकी डेफिनेशन है, दोनों तरीक़ों से प्रूव किया था। तो आप लोग लास्ट लेक्चर लाजमी देख लीजिएगा। तो एक फार्मूला ये हो गया और एक उसकी डेफिनेशन थी ये वाली, किधर गई, ये वाली डेफिनेशन थी कि बीटा ऑफ पी क्यू इज़ इक्वल टू 0 से 1 टी की पावर पी 1 - टी की पावर क्यू -1 dt। ये इसका फार्मूला था डेफिनेशन का। ये आप लोग लास्ट लेक्चर देखेंगे ना, आप लोगों को ये दोनों फार्मूले वहाँ से मिल जाएंगे अगर कोई ये जानना चाहता है कि ये फार्मूले कैसे आते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब देखें अगर आप लोग स्टेटमेंट के अंदर नोट करें तो आप लोगों को कहीं पे भी पी क्यू वगैरह कुछ नहीं नज़र आ रहा, हर जगह जेड ही नज़र आ रहा है, ठीक हो गया। यानी एज अ वेरिएबल जो यूज़ हो रहा है वो जेड यूज़ हो रहा है। तो इस वजह से आप लोग इन दोनों के अंदर, मतलब इस वाली के अंदर इसको जो इक्वेशन नंबर 1 हम लोगों ने कहा था और ये जो इक्वेशन नंबर 2 हम लोगों ने बनाई है, ये वाली जो इक्वेशन नंबर 2 बनाई है, इन दोनों के अंदर आप लोग पी और क्यू को जेड पुट कर देंगे, ठीक हो गया जी। अब पहले हम लोग इक्वेशन नंबर 1 देखते हैं। इक्वेशन नंबर 1 थी कि बीटा ऑफ पी क्यू, ये वाली, अगर आप इसमें भी जेड और इसमें भी जेड पुट करें तो आप लोगों के पास ये क्या बन जाएगा, गैमा ऑफ जेड ओवर गैमा ऑफ जेड प्लस जेड। तो वही चीज़ इधर आई हुई है कि आप लोग दूसरी साइड पे बीटा ऑफ पी क्यू था, वो बीटा ऑफ जेड हो गया, और यहाँ पर आप लोगों के पास गैमा ऑफ जेड प्लस जेड आ गया, और ये स्केयर हो गया और ये गैमा ऑफ 2z हो गया। अब इक्वेशन नंबर 3 इसको कह दिया। अब इसी तरह पी और क्यू की इस डेफिनेशन के अंदर भी जेड लगाएंगे तो वो इसी तरह जेड पी की जगह भी जेड, क्यू की जगह भी जेड, तो टी की पावर जेड -1 1 - टी की पावर जेड -1 हो गया। अब अगर आप लोग नोट करें 3 और 4 की लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो इनको कंपेयर करके इनकी राइट हैंड साइड भी इक्वल बनाई जा सकती हैं। तो वही हम लोगों ने यूज़ किया कि ये 3 की राइट हैंड साइड है और ये 4 की राइट हैंड साइड है। अब हम इस इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे। अब इस इंटीग्रल के अंदर हम लोगों ने एक सब्सटीट्यूशन यूज़ की है कि टी इज़ इक्वल टू साइन स्क्वायर फाई। तो अब हम लोग इस सब्सटीट्यूशन को आगे लेके चलेंगे। अब अगर सब्सटीट्यूशन यूज़ की है तो हमें उसके मुताबिक लिमिट्स और डिफरेंशियल भी चेंज करना पड़ेगा। अब डिफरेंशियल इसी के डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, तो ये डी टी इज़ इक्वल टू 2 साइन फाई, यानी सिंपल पावर रूल लगा हुआ है, 2 साइन फाई कॉस फाई डी फाई आ जाएगा, डी फाई आना चाहिए यहाँ पे सॉरी। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, अब हम लोगों ने लिमिट्स डिसाइड करनी है। अगर तो टी इज़ इक्वल टू 0 हो, चले पहले हम लोग इसकी अपर लिमिट को बता देता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो। अब यहाँ पर अगर हम टी इज़ इक्वल टू 1, मैं इसको लिख के अलग लिख के समझा देता हूँ ताकि इसमें 1-2 पॉइंट्स हैं वो आप लोगों को क्लियर हो जाएं। अगर हम, मेरी सब्स्टिट्यूशन क्या है, टी इज़ इक्वल टू साइन स्क्वायर फाई, ये हमारे पास सब्स्टिट्यूशन है। अब इसमें पहले हम लोगों ने करना है कि इफ़
टी इज़ इक्वल टू 1, ये इम्प्लाई करेगा 1 इज़ इक्वल टू साइन स्क्वायर फाई। ठीक हो गया जी। अब हम दोनों तरफ जब रूट लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, साइन फाई इज इक्वल टू +-1, क्योंकि 1 का रूट भी 1 ही होगा तो वो +-1 आएगा। अब अगर आप लोग एक चीज़ नोट करें, हम लोग 0 से 1 के दरमियान रह रहे हैं। अगर जो इंटीग्रेशन पिछली आप इंटीग्रेशन देखें तो वो 0 से 1 के अगर मैं इसको चले एक क्वाड्रेंट ड्रा करता हूँ यहाँ पे, ये आ गया क्वाड्रेंट। हम लोग रह रहे हैं 0 और 1 के दरमियान, मतलब कि जो आप लोगों के पास टी की लिमिट्स हैं वो 0 है और 1 है, उसके दरमियान में है। ठीक हो गया जी। अब मिसाल है, हम लोग कह लेते हैं कि जो उसकी लिमिट्स बनेंगी वो 0 ये है, ये 0 है। ठीक हो गया। और यहाँ पर कहीं पे 1 पाया जा रहा है, इधर जगह पे ये 0 है और ये 1 है। अब -1 किस वजह से नहीं लिया, क्योंकि हम लोग तो 0 से पीछे जा ही नहीं सकते इस इंटीग्रल की डेफिनेशन के मुताबिक। सॉरी, किधर गया, जो ये वाला इंटीग्रल था, इस इंटीग्रल की डेफिनेशन के मुताबिक यानी डेफिनेट इंटीग्रल, तो हम 0 से तो पीछे जा ही नहीं सकते, तो इस वजह से हम -1 तो नहीं ले सकते। फिर +1 ही सिर्फ इस लिमिट के अंदर आ रहा है। ठीक है, बेशक बाउंड्री पर है लेकिन इस लिमिट के अंदर आ रहा है, तो इस वजह से हम लोग फिर यहाँ पर क्या लेंगे, साइन फाई इज इक्वल टू 1 ले लेंगे। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पर देखा जाए तो साइन फाई इज इक्वल टू 1, तो दिस इम्प्लाइज फाई क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ 1 आ जाएगा। अब साइन 1 जो है वो किस पर होता है, वो डिफरेंट इंटीग्रल्स पर होता है, मतलब यानी कि π/2 के जो इंटीग्रल मल्टीपल्स बनेंगे, सॉरी जो हमारे पास यूँ समझ ले कि ऑड मल्टीपल्स बनेंगे π/2 के, नहीं नहीं, मतलब π/2 और फिर मतलब एक इवन है ना, मिसाल है, अब अगर 1π/2 है तो 2π/2 तो पाई हो जाएगा, 3π/2, 5π/2, तो अब पहले π/2 पे ये हो गया, 3π/2 ये हो गया, फिर 5π/2 ये हो जाएगा, तो इसका मतलब 1 पे आ गया, फिर 5 पे आ गया, फिर आगे 7 छोड़ के 9 पे आ गया। तो ये वाले जो इंटीग्रल बनेंगे जिन पे 1 पॉजिटिव आ रहा था वो सारे के सारे हमारे पास इस 1 के बन जाएंगे। ठीक हो गया जी। अब हमें चाहिए क्या, अगर आप देखें तो इसकी, अब चूंकि एंगल फाई बताना है ना, तो एंगल फाई जा रहा है मैक्सिमम यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि 0 से हम पीछे तो जा नहीं सकते, तो इस एंगल पॉजिटिव एंगल की डायरेक्शन ले तो हमारे पास वो तो 0 से पीछे जा रही है, इसका मतलब 0 इस लाइन के ऊपर, इस लाइन से पीछे नहीं जा सकते। अब ये लाइन तो π/2 वाली है, ठीक हो गया, ये लाइन तो π/2 वाली है, तो इसका मतलब अपर लिमिट यहाँ पर हम π/2 के अलावा कोई ले ही नहीं सकते, क्योंकि π/2 से पीछे तो हमारे पास, अगर पीछे चलते हैं इस बैक साइड पे चलते हैं तो π/2 से पीछे तो साइन 1 हो ही नहीं सकता। ठीक हो गया, तो इसका मतलब ये वाली चीज़ ये बता रही है कि यहाँ पे हमारे पास क्या है कि फाई को हमें π/2 ही हर हाल में लेना पड़ेगा, π/2 के अलावा कोई और नंबर ले नहीं सकते। अगर हम पूरा चल के वापस लेते हैं वो एक पूरा सर्कल बन जाएगा, इसका मतलब हम ये सारी चीज़ें इंक्लूड करके लेके आ रहे हैं, थर्ड फोर्थ और फिफ्थ, मतलब यानी कि सेकंड थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट हम लोग सारा करके ला के तब 5π/2 बन जाएगा, वो आप लोग करके देख लीजिएगा। तो जब वो चीज़ बनेगा तो आप लोगों के पास मतलब 1π/2 ये हो गया ना, तो उसके बाद 2π/2 ये हो गया, 3π/2 ये हो गया, 4π/2 ये हो गया और 5π/2 ये बन जाता है। ठीक हो गया जी। अब जब ये 5π/2 होगा वो तो पूरा एक सर्कल आप कंसिडर करके ला रहे हैं, तो इसका मतलब वो 1 वाली तो आप नेगेटिव ये सारी टर्म्स करके लेके आ रहे हैं, तो हम लोग वो तो ले नहीं सकते, तो इस वजह से हम लोग फिर π/2 मैक्सिमम ले सकते हैं। अब अपर लिमिट का तो डिसाइड होगा कि 5π/2 होगा। अब लोअर लिमिट की देखते हैं, अगर इफ़ टी इज़ इक्वल टू 0, ये मैं आप लोगों को इस वजह से बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग डायरेक्टली लिमिट्स तो ले लेते हैं, और कुछ लोगों के जहन में ये भी आता होगा कि साइन तो और एंगल्स पर भी मतलब 1 होता है और एंगल्स पर भी 0 हो सकता है, तो जिस वजह से हम लोग फिर कंफ्यूज होते रहते हैं। तो इस वजह से मैं ज़रा इसको, इस पॉइंट को ज़रा डिटेल में बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को प्रॉपरली इस चीज़ की समझ आ जाए, वरना ये बड़ा सिंपल सा प्रूफ है, इतना कोई टेक्निकल प्रूफ नहीं है, लेकिन ये जो छोटी मोटी टेक्निकलिटीज़ बतानी पड़ती हैं कोई भी नहीं बताता। मतलब यूट्यूब पे अक्सर के मैंने देखे हैं, मतलब यानी कि वो इतनी टेक्निकलिटीज़ कोई भी नहीं बता रहा होता, तो मेरी कोशिश ये होती है कि आप लोगों को डीप अंडरस्टैंडिंग मैं दे सकूं ताकि आप लोगों को एक एक पॉइंट की समझ आ जाए। अच्छा जी, अब हम लोग इसके अंदर टी इज़ इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारे पास 0 इज़ इक्वल टू साइन स्क्वायर फाई आ गया। अब यहाँ से क्या आया, साइन स्क्वायर, सॉरी साइन जब रूट लेंगे तो वो +-0 क्योंकि स्क्वायर रूट 0। अब आप लोग अगर एक चीज़ नोट करें तो क्या 0 पॉजिटिव है, नहीं है, 0 नेगेटिव है, नहीं है, तो इस वजह से इस 0 वाले केस में तो प्लस माइनस का चक्कर बनेगा ही नहीं, तो हम इसको प्लस माइनस यहाँ पर लिखेंगे ही नहीं। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पर आप लोग अगर नोट करें तो साइन फाई 0, अब साइन बहुत सारे इन्फिनिट एंगल्स पर जाके फाई 0 हो जाता है। ठीक हो गया, मतलब अगर आप एन पाई कह लें, मतलब यानी कि आप लोग, मैं चलिए लिख भी देता हूँ कि साइन यानी कि यहाँ से जो फाई आएगा वो आ जाएगा एन पाई, और जहाँ एन जो है वो बिलोंग करेगा इंटीजर्स में से। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब अगर हम एन को 1 लेते हैं, मैं चले नेगेटिव नंबर्स की तरफ पहले चलता हूँ।
जाके मैं आप लोगों को बता सकूँ नेगेटिव क्यों नहीं। अब नेगेटिव नंबर की तरफ ले लें तो नेगेटिव में सबसे पहला हम इंटीजर्स ही ले सकते हैं ना, तो वो इंटीजर हम लोग -1 ले लेते हैं। अगर -1 ले लें तो -पाई बन जाएगा, या चलें आप लोग यूँ भी, हाँ चलें नेगेटिव वो -पाई बन जाएगा। अब -पाई जो है वो अगर आप लोग ज़ीरो, जो इसकी मतलब यानी कि पहले ज़ीरो वाली लिमिट थी, ये ज़ीरो -पाई बनेगा, मतलब यानी कि यूँ समझ लें कि आप इसके पॉजिटिव एंगल यूँ जा रहे हैं, ये जाके ये जब आप क्लॉकवाइज चलेंगे एंगल, क्योंकि नेगेटिव एंगल कोऑर्डिनेट में तभी होता है ना जब हम लोग क्लॉकवाइज चलते हैं, तो -पाई जाके यहाँ पे बनेगा। ठीक है, अगर हम लोग क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आते हैं, यानी ऊपर से यूँ आते हैं ये वाली साइड, तो वो +पाई बन जाता है, यहाँ से जाए तो वो -पाई। अब यहाँ से तो हम जा ही नहीं सकते, क्योंकि इस लाइन से नीचे तो हम लोग जा ही नहीं ना सकते, हम लोगों ने तो इससे ऊपर ऊपर रहना है। ठीक हो गया। या आप यूँ भी समझ सकते हैं, चूंकि अभी टी की लिमिट डिसाइड नहीं हुई थी, तो हम लोग इस तक तो आ सकते हैं, इससे पीछे नहीं जा सकते। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे -पाई तो हम लोग नहीं लेंगे, यानी नेगेटिव नंबर्स इस लिहाज से हम लोग नहीं ले सकते। अगर हम पॉजिटिव नंबर्स की तरफ चलते हैं, चले हम फिलहाल ज़ीरो को मैं छोड़ के n = 1 2 3 इस तरह लेता हूँ, मैं 1 ले लेता हूँ, 1 आएगा, पाई आ जाएगा, वो पाई मतलब यानी कि ये वाला पूरा आप लोग यूँ चलते 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 यहाँ पे आके ये पाई आ गया आप लोगों के पास। अब अपर लिमिट के मुताबिक आप लोग तो पाई/2 से आगे जा ही नहीं सकते। जब आप लोग पाई/2 से आगे नहीं जा सकते, तो इसका मतलब ये होता है कि आप लोग तो पाई/2 तक रहेंगे, अब पाई/2 से पीछे आ जाएं, यानी आप अब यानी कि हमारे पास सारा सिनेरियो ये हम हर तरफ से बाउंड हो गए, हमें रहना फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है, हम फर्स्ट क्वाड्रेंट के अलावा कहीं नहीं जा सकते। ठीक हो गया जी। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सिर्फ ज़ीरो ही एक ऐसा एंगल बचता है जिसके ऊपर साइन ज़ीरो होता है। ठीक है, तो जिस वजह से फिर हम लोग यहाँ बाउंड हो जाते हैं कि यहाँ n को हम लोग ज़ीरो लें, तो यहाँ पर जो फाई है वो ज़ीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब अल्टीमेटली क्या हो गया हमारे पास कि जिस तरह इधर आ गया, अगर t ज़ीरो है तो फाई ज़ीरो हो जाएगा, अगर t 1 है तो फाई जो है वो पाई/2 हो गया। अब मुझे उम्मीद है आप लोगों को बहुत ज़्यादा डीप में जाके समझ आ चुकी होगी कि ये लिमिट्स हम लोग ऐसे किस वजह से ले रहे हैं, क्योंकि एंगल्स में जब रूट लेते हैं प्लस माइनस का साइन भी आएगा, और जब आप एंगल्स में लेते हैं तो साइन जो है वो मैक्सिमम काफ़ी सारे एंगल्स पर कोई एक वैल्यू देता है। ठीक है, तो इस वजह से वो स्पेसिफिक वैल्यूज हम किस वजह से ले सकते हैं वो मैंने आप लोगों को डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया। तो अब हम लोग आगे चलते हैं जी। आगे हम लोगों ने अब सब्स्टिट्यूशन के मुताबिक पुट की साइन ज़ीरो था, तो अगर यानी कि पहले लिमिट्स को देख लेते हैं, t ज़ीरो था तो वो ज़ीरो हो गया, t 1 था तो एंगल्स फाई जो है वो पाई/2 हो गया। आप यहाँ थीटा लेकर भी चल सकते हैं, अपनी मर्ज़ी आप लोगों की। तो अब यहाँ पे इसी तरह साइन स्क्वायर फाई, अब ये कैसे आया जी, साइन स्क्वायर था ना, अब स्क्वायर में ये पावर थी, तो जब वो पावर थी तो आप लोगों के पास वो पावर आपस में मल्टीप्लाई हुई, तो वो 2 से, जिस तरह ये था आप लोगों के पास, यानी ये बननी थी साइन स्क्वायर फाई और होल 2z, यानी z-1 बननी थी। तो अब ये पावर इसके साथ मल्टीप्लाई हो गए, तो ये आ गया साइन 2z-2। तो सिमिलरली ये चीज़ लिखी हो, अब साइंस 1 माइनस साइंस स्क्वायर आ गया z-1, और चूँकि डी टी की वैल्यू थी, क्योंकि आप लोग डिफरेंशियल जो है वो एक डिफरेंशियल से दूसरे डिफरेंशियल में सब्स्टिट्यूट करके जा रहे हैं ना, तो इस वजह से आप लोगों को फिर उस डिफरेंशियल की वैल्यू भी चाहिए होती है। तो इस वजह से आप लोग क्या करते हैं, सिंपली कि जो सब्स्टिट्यूशन की होती है उसमें से उसका डिफरेंशियल ले लेते हैं, तो वहाँ से वो दूसरा डिफरेंशियल क्रिएट हो जाता है, तो यहाँ पे 2 साइन फाई कॉस फाई डी फाई आ गया। ठीक हो गया जी। अब हम लोग आगे चलते हैं, आगे क्या है सिंपल, अब अगले स्टेप में क्या किया गया, इसको कॉस स्क्वायर फाई बना लिया गया। अब एक स्टेप, अगले स्टेप में डायरेक्ट लिखा हुआ है, उसमें ये हुआ हुआ है कि आप लोग ये जो साइन वाली थी, ये साइन और ये साइन बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, ये 2 तो बाहर चला जाएगा। अब यहाँ पे फिर क्या हो गया, 2z-2, और ये पावर एक ऐड होगी, ये +1 बन जाएगा, तो -2 + 1 -1, तो साइन की पावर अगले स्टेप में लिखी हुई होगी 2z-1, और यहाँ कॉस स्क्वायर z-1 लिखा होगा, ये चीज़ लिखी हुई है जी, ये आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या बन गया, आप लोगों के पास साइन की पावर 2z-1 लिखी हुई है, और कॉस स्क्वायर पावर z+1 सिमिलरली जिस तरह साइन के साथ किया था, इसी तरह कॉस मैंने ये स्टेप डायरेक्ट कर दिया है। तो पहले कॉस 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, वो 2z-2 होगा, और कॉस एक ये वाला जो है ये आप लोगों के पास +1 बन जाएगा, तो 2z-1 बन जाएगा, यानी कॉस की ये 2 बार चला गया ये वाला 2। तो इसी तरह साइन की पावर 2z-1, कॉस की पावर 2z-1। अब आगे हम लोगों ने साइन और कॉस चूँकि प्रोडक्ट में है, तो हमारी आसानी ये होगी कि हम लोग इसको डबल एंगल फार्मूला में ले जाएं। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, अगर हम लोग इसको एक ही पावर में कंसीडर कर लेते हैं, मतलब एक पावर ना भी कंसीडर करें, तो साइन फाई और कॉस फाई पावर सेम करने के लिए, 2 बनाने के लिए हमें इसी पावर का 2 भी चाहिए। तो इस वजह से हम उसी पावर का 2 मल्टीप्लाई भी कर लेंगे, डिवाइड भी कर लेंगे। तो मल्टीप्लाई वाला तो हम इंटीग्रल के अंदर ले गए, और जो डिवाइड वाला था वो नीचे था ना, वो ऊपर लेके जाके हम लोगों ने पावर नेगेटिव उसकी कर ली। ठीक हो गया जी। अब पावर सेम है तो पावर इकट्ठी कर ली, तो ये 2 साइन फाई
कॉस फाई हो गया और डी फाई बाहर आ गया, 2z-1 होल पावर चलेगी। अब ये वही साइन 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा जो हम लोग पढ़ते थे वो 2 साइन 2 अल्फ़ा के बराबर, तो वहीं अल्फ़ा की जगह फाई है तो ये 2 साइन 2 फाई हो जाएगा। ठीक हो गया जी। अब ये इधर था तो हम लोगों ने इधर सिर्फ पावर एक्सचेंज किया। अब 2 के साथ क्या हुआ है, इधर बेस सेम थी, पावर ऐड हो गई, ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, ये -2z और ये इसके साथ ये प्लस का z और ये प्लस का 1 जो है ये वाला आ गया। तो इसका मतलब यहाँ पर अल्टीमेटली 2z-2 बन गई 2 की पावर। अब आगे मज़ीद हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं। अब आगे सिंपली हम लोगों ने क्या किया है कि 2 फाई को जू के बराबर पुट कर ले, इधर से यू की वैल्यू आई, सॉरी फाई की वैल्यू आई, फाई इज़ इक्वल टू डी यू टू u/2 आ गया और डी फाई की वैल्यू डी u/2 आ गई। अब इसी तरह हम लोग लिमिट्स चेक करते हैं जी। अब इस लिमिट्स को मैं इतना एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि ये सिंपल सी लिमिट्स हैं। तो अगर फाई ज़ीरो करते हैं, इसके अंदर फाई ज़ीरो करते हैं तो यू ज़ीरो हो जाएगा और इसी तरह फाई पाई/2 करते हैं तो 2 से कैंसिल यू पाई के बराबर आ जाएगा। तो वो लिमिट्स आप लोगों के पास बनेंगी 0 से पाई और ये साइन की पावर 2z-1 u/2 आ गया। अब यहाँ पर आगे क्या हुआ जी कि 1/2 बाहर चले गए, अब ये सिंपली आ गया। अब आप अगर एक चीज़ नोट करें तो जो आप लोगों के पास साइन है वो दोनों लिमिट्स पर आंसर 0 देगा। अगर दोनों लिमिट्स पर आंसर 0 देगा इसका मतलब तो इंटीग्रल वाला चक्कर ही ख़त्म हो जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो साइन कॉज में चला जाएगा। अब हाँ ठीक हो गया। अब अगर एक इंटीग्रल दोनों पर ही 0 आ रहा है तो इसका मतलब कि आप लोगों के पास वहाँ पे गड़बड़ है। तो वहाँ पे सिंपली आप ये करेंगे कि उसको ऐसे पॉइंट पर तोड़ लेंगे जिस पे ये जो अंदर वाला फंक्शन बनेगा ये 0 ना बनता हो। तो वो जाहिर सी बात है, अब हमारी आसानी के लिए 0 से पाई के दरमियान एक पाई/2 ही बचता है जिस पे हमारे पास एक इंटीग्रल वैल्यू भी आ जाएगी अपनी आसानी के लिए और हमारा आसानी से सॉल्व भी हो जाएगा। तो ये चीज़ मैंने इधर आगे भी लिखी हुई है, ये लिखी हुई है जी कि हमारे पास ये चीज़ आ गई, वही चीज़ दोबारा मैंने लिख दी है स्टेप में। और दूसरी तरफ हमारे पास ये गामा z का स्क्वायर ओवर गामा ऑफ 2z चलता आ रहा है। तो अब यहाँ पर क्या है कि साइन इज़ 0 ऑन बोथ लिमिट्स, सो ब्रेक द लिमिट्स। हम लोग लिमिट्स को ब्रेक कर लेंगे, हम लोग पाई/2 पे तोड़ लेंगे क्योंकि साइन जो है वो जब पाई/2 पुट होगा तो वो हमारे लिए आसान होगा उसको सॉल्व करना। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे पाई/2 0 से पाई/2 ये आ गया और पाई/2 से पाई आ गया। अब हम लोगों ने क्या करना है, दोनों लिमिट्स को 0 से पाई/2 बनाना है। तो हम इस इंटीग्रल के अंदर कुछ सब्स्टिट्यूशन कर लेंगे। अगर हम लोग t की जगह u-पाई/2 पुट करते हैं, मतलब अब सिर्फ सब्स्टिट्यूशन सेकंड इंटीग्रल के अंदर होगी, फर्स्ट इंटीग्रल को हम लोगों ने नहीं छेड़ना। तो u की पावर t प्लस पाई/2 हो जाएगा। अब t प्लस पाई/2 होगा तो यहाँ से हमारे पास, या इसको पाई/2 प्लस टी भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से पहले आप लोग डी यू की अगर वैल्यू देखें, पाई/2 कांस्टेंट है तो डी यू इज इक्वल टू डी टी आ जाएगा सिंपली। अब हम लोगों ने ये किस वजह से पुट किया है, हम लोगों ने ये इस वजह से पुट किया है, हम लोगों ने पहली रीज़न तो ये है कि हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं जी, लिमिट्स को सेम करना है, मतलब ये भी 0 से पाई करनी है, ये भी 0 से पाई करनी है हम लोगों ने। तो इस वजह से हम लोगों ने पुट कर दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे जब पुट किया तो अब ये किस वजह से पुट किया, ये वाली सब्स्टिट्यूशन ये आगे आप लोगों को जाकर समझ आ जाएगी। तो अब यहाँ पर लिमिट्स का चक्कर देखते हैं जी। सेकंड इंटीग्रल में अगर इसके अंदर चले हम इसी को देख लेते हैं, अगर हम u की जगह पाई/2 पुट करते हैं तो पाई/2 0 हो जाएगा। तो t जब, यानी कि u अगर पाई/2 हो, तो t 0 हो जाता है। ठीक होगा जी। अब इसी तरह अगर u पाई हो जाए तो पाई माइनस पाई/2 ऑब्वियसली पाई/2 आता है, तो t की पावर पाई/2 हो जाएगा। तो यानी जो t के लिए लिमिट सेकंड इंटीग्रल के अंदर हो जाएंगी वो आप लोगों के पास 0 से क्या हो जाएंगी, हाँ, तो लिमिट्स आप लोगों के पास 0 से पाई/2 हो जाएंगी। आगे क्या किया हुआ है, चलिए सही हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, सिंपल से काम है। अब इन दोनों इंटीग्रल्स की हम लोगों ने वैल्यूज़ निकालनी है जी। ठीक हो गया। अब हमारे पास एक फार्मूला, अगर हम लोग इधर बस यूँ कह लें कि डायरेक्टली कंसिडर ही किया, इसकी मुझे अभी कोई रीज़न नहीं समझ आई, तो आप लोग यूँ समझ लें कि बस डायरेक्टली आप लोगों को याद करना है कि इस स्टेप के बाद आप लोगों को ये सब्स्टिट्यूशन करनी है। तो अब यहाँ पर बीटा ऑफ z 1/2, अब ना इन दोनों इंटीग्रल की ये सेम ही सब्स्टिट्यूशन करनी है, बस यहाँ पर जो इस इंटीग्रल के अंदर मजीद सब्स्टिट्यूशन करनी है वो दोनों से थोड़ी थोड़ी डिफरेंट होगी। हाँ जी। तो अब हमारे पास क्या आ गया, बीटा की पावर z ये वाली आ गई, और ये अगर बीटा की डेफिनेशन के मुताबिक लिखा जाए तो ये हमारे पास t की पावर z-1 आ गया, और यहाँ 1 माइनस टी की पावर 1/2 -1 आ गया। क्योंकि अगर आप लोग पिछला लेक्चर देख कर आए तो आप लोगों को ये पता होगा ये हम डेफिनेशन कैसे लिखते हैं।
अब यहाँ पर क्या आ गया 0 से 1, और ये हमारे पास 1/2 -1 जो है वो -π1/2 के बराबर आ गई। अब यहाँ पर बीटा ऑफ z की z इंटू 1/2 इज इक्वल टू 0 से 1 t की पावर z -1 1 माइनस टी की पावर -1/2 dt आ गया। अब इसको इक्वेशन नंबर 7 कह दिया आप लोगों ने, ठीक हो गया जी। अब इस इक्वेशन के अंदर दो डिफरेंट सब्स्टिट्यूशन करके इन दोनों की वैल्यूज हम लोग निकालेंगे कि क्या आती हैं, और वो सेम आती हैं, ठीक है जी। अब मैं चलें बार बार पीछे पेज फोल्ड करने के बजाय मैं उस पिछली इक्वेशन को ज़रा दोबारा लिख लेता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी रहे। यहाँ पे क्या आ गया, बीटा ऑफ z 1/2 0 से 1 t की पावर z -1 1 माइनस टी की पावर -1/2 dt। हाँ जी, ये आ गई हमारे पास वो इक्वेशन। अब अगर हम लोग देखें तो हम लोग एक दफ़ा ये सब्स्टिट्यूट करेंगे t इज इक्वल टू साइन स्क्वायर फाई, और दूसरी दफ़ा t इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर फाई पुट करेंगे तो वो हमारे पास दोनों इंटीग्रल्स की वैल्यूज आ जाएगी। तो इस इक्वेशन इसी के अंदर हम लोग एक दफ़ा t इज इक्वल टू साइन स्क्वायर फाई पुट करते हैं। मैं एक सब्स्टिट्यूशन का बता दूंगा, दूसरी सब्स्टिट्यूशन फिर आप लोग खुद देख लीजिएगा, क्योंकि फिर अब इसकी क्रॉलरी भी करनी है तो इस वजह से फिर लेक्चर ज़्यादा लेंथी ना हो जाए। तो चलें, अब हम लोग क्या करते हैं, टी इज इक्वल टू इस के अंदर टी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर फाई पुट किया तो डी टी की वैल्यू आ गई 2 साइन फाई कॉस फाई डी फाई। तो अब अगर टी इज इक्वल टू 1, ये वही तकरीबन सेम टू सेम है सब्स्टिट्यूशन जो हम लोगों ने यहाँ पे की थी। किधर गई ये वाली, तकरीबन ये मिलती जुलती सब्स्टिट्यूशन है। तो इस वजह से जो सब्स्टिट्यूशन में लिमिट्स की रीजंस हैं वो वही सिमिलर हैं जो आप लोगों के पास पिछली वाली रीजंस थी जो मैंने इसको करते हुए एक्सप्लेन की थी। वो आप लोग जब शुरू से अब लेक्चर सुन के आएंगे तो आप लोगों को समझ आएगी। तो इस वजह से मैं यहाँ पर डायरेक्टली बस चलता जाऊँगा, ठीक हो गया जी। अब हम लोग इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, इस चीज़ के अंदर हम लोग ने क्या किया कि मतलब t इज इक्वल टू 1 था। जब t इज इक्वल टू 1 आया तो आप इसके अंदर t इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, वो साइन स्क्वायर फाई इज इक्वल टू 1 आएगा। बिल्कुल सेम वही लिमिट्स हैं जो आप लोगों की वो थी। तो इस वजह से अगर t 1 होगा तो फाई π/2 हो जाएगा, जब t 0 होगा तो फाई 0 हो जाएगा, ठीक है जी। अब ये लिमिट्स इसमें पुट की तो इसी तरह ये t की पावर 2z -2 हो गया, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर नहीं आना चाहिए यहाँ पे, 1 मिनट, यहाँ पे साइन स्क्वायर आएगा और उसके मुताबिक फिर इसने हल होना था। 1 मिनट ठहरिएगा, मैं थोड़ी सी गलती है मैं ठीक कर लेता हूँ। अच्छा जी, ये वाला पार्ट थोड़ी सी मिस्टेक थी इसमें, तो कुछ चीज़ें मिसिंग थी इसमें, तो मैंने इस ठीक कर ली हैं। अब इसके मुताबिक अगर देखा जाए, इस सब्स्टिट्यूशन के मुताबिक, तो यहाँ पे हम लोगों ने इसके अंदर मतलब इस वाले के अंदर हम लोगों ने टी की जगह साइन स्क्वायर फाई पुट करना है, तो वो आएगा साइन स्क्वायर 2z -2 पाई। तो राइटिंग के लिए मैं मादर चाहता हूँ क्योंकि मेरी नेचुरली राइटिंग ऐसी ही है, तो आप लोग एडजस्ट कीजिएगा इसको। मैं इधर दोबारा चलें लिख लेता हूँ, कॉस फाई डी फाई, ठीक हो गया जी। अब इस सब्स्टिट्यूशन के मुताबिक देखा जाए तो आप लोगों के पास डी फाई आ जाएगा। अगर इस सब्स्टिट्यूशन के मुताबिक देखा जाए तो यहाँ पे साइन 2z -2 आ गया आप लोगों के पास। इस तरह 1 माइनस साइन स्क्वायर, क्योंकि टी का साइन स्क्वायर फाई पुट किया तो साइन स्क्वायर फाई 1 माइनस टी, और यहाँ पे हमारे पास आ गया डी फाई तो नहीं आएगा, यहाँ पे आ गया 2 साइन फाई कॉस फाई डी फाई, ठीक हो गया जी। ये आ गया हमारे पास सब्स्टिट्यूशन करने के बाद। इस वाले इंटीग्रल के अंदर मैं दोबारा दिखा देता हूँ, इस वाले इंटीग्रल के अंदर ये वाली सारी सब्स्टिट्यूशन करने के बाद हमारे पास जो एंड रिज़ल्ट बनेगा, अब वो मैं उस पे चलता हूँ, वो ये चीज़ बन जाएगी, ठीक हो गया। तो हमारे पास ये चीज़ कैसे बनी, आप लोग ज़रा पीछे वाली वीडियो दोबारा देख लीजिएगा ना, अगर ना समझ आए तो दोबारा एक बार फिर पॉज बैक थोड़ा सा करके फिर देख लीजिएगा, आप लोगों को समझ आ जाएगी। तो 1 माइनस स्क्वायर आप लोगों के पास कॉस स्क्वायर हो गया, 2 से कैंसिल हो गया, कॉस इनवर्स आ गया, ये वाला कॉस और ये कॉस, और ये 2 साइन फाई अलग आ गया। अब ये पावर ऐड, इसको जब नीचे लेके जाएंगे तो कॉस कॉस कट के 1 हो जाएगा, तो 2 साइन फाई आ गया। अब साइन फाई बेसिस सेम है, पावर एक ऐड हो जाएगी, 2 बाहर चला गया तो 2z -1 हो गया यहाँ पे। तो ये आप लोगों के पास वैल्यू आ गया। अब इस 2 को, अब इस साइड पे क्या चलता आ रहा था, बीटा की पावर z की पावर मतलब बीटा की पावर बीटा इंटू जेड
1/2 आ गया। अब 1/2 इधर डिवाइड आ गया, तो हमारे पास अल्टीमेटली यहाँ पर ये चीज़ बच गई है। ठीक है, आप इस चीज़ को स्किप कर दीजिएगा, और जो ये वाली नई चीज़ है यहाँ पे आप स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं। मैं इसको ज़रा स्किप रोक देता हूँ। ये चीज़ आ गई, तो आप लोग यहाँ स्क्रीनशॉट लेके देख लीजिए। तो यहाँ पे ये आ गया। अब इसकी साइड पे कौन सा चलता आ रहा था, ये वाली चीज़ चलती आ रही है, तो अल्टीमेटली हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 8 बनेगी। अब बिल्कुल इसी तरह सब्स्टिट्यूशन करने के बाद, यानी जो इक्वेशन ये वाली थी, ये जो इक्वेशन नंबर 7 आई थिंक मैंने पीछे लिखी हुई है, नंबर इसको 7 दिया हुआ था, ये 7 दी हुई थी। तो इस इक्वेशन के अंदर सिमिलरली हम लोगों ने t इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर 5 पुट करना है। इसी तरह आप लोगों के पास उसके मुताबिक लिमिट चेंज हो जाएंगी, वो आप लोग कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को समझ आ जाए, या बल्कि मैं कर ही देता हूँ ताकि आप लोगों को ज़रा और ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन हो जाए। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, t इज़ इक्वल टू कॉस स्क्वायर 5 पुट करते हैं जी। अब जो कॉस स्क्वायर 5 पुट करेंगे तो यहाँ से जो dt की वैल्यू आ जाएगी वो आप लोग के पास आ जाएगी 2 कॉस 5 माइनस का, फिर क्योंकि कॉस की डेरिवेटिव जो है आप लोग के पास माइनस साइन होता है, कॉस 5 साइन 5 d5। ठीक होगा जी, ये आप लोगों के पास वैल्यू आ गई डी टी की। अब इसके मुताबिक फिर हम लोगों ने लिमिट्स निकालनी होती है। अगर t इज़ इक्वल टू 1 होगा, t अगर 1 हो जाए तो आप लोगों के पास यहाँ पे अगर इसकी जगह 1 पुट करते हैं तो 1 इज़ इक्वल टू कॉस स्क्वायर 5 आ जाएगा। अब ये प्लस माइनस का चक्कर से मैं अभी निकल रहा हूँ, मतलब आप लोग वो खुद देख लीजिएगा। बस यूँ समझ लें कि रूट लेंगे तो वो 1 का 1 ही आएगा। तो यहाँ से हमारे पास कॉस 5 इज़ इक्वल टू 1 आ जाएगा, और कॉस यानी कि जो 5 आएगा वो कॉस इनवर्स ऑफ 1 आ जाएगा, तो वो आंसर 0 दे देगा आप लोगों के पास, क्योंकि कॉस 0 के ऊपर आंसर 1 देता है। ठीक है, तो इसका मतलब इफ़ t अगर 1 हो तो ये इम्प्लाई करता है 5 को 0 होना पड़ेगा। ठीक हो गया जी। अगर हम लोग इसी चीज़ के अंदर यहाँ पे हम t की जगह क्या पुट करते हैं, t की जगह 0 पुट करते हैं, क्योंकि आप लोगों के पास अपर लिमिट तो आप लोगों ने बना ली, यानी कि जो इसके अंदर थी ये अपर लिमिट बना ली। अब लोअर लिमिट आप लोग बनाएंगे, लोअर लिमिट t इज इक्वल टू 0 वाली थी, तब इसकी जगह t इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं, तो आप लोगों के पास कॉस स्क्वायर 5, और यहाँ पे हमारे पास कॉस 5 इज इक्वल टू 0, ये इम्प्लाई करेगा 5 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 0, और 0 जो है वो π/2 पे होता है। यानी कि आप लोगों के पास अल्टीमेटली जो लिमिट्स बनेगी वो हमारे पास सब्स्टिट्यूशन करने के बाद, इसमें मैं दोबारा लिख रहा हूँ, इसके अंदर सब्स्टिट्यूशन करने के बाद मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि बीटा ऑफ z कॉमा 1/2 ये आ जाएगा इंटीग्रेशन 0, सॉरी जब t 0 था तो लिमिट आप लोगों के पास क्या बनी थी, इधर गया, जब t 0 था तो लिमिट आप लोगों के पास 5 की बनी थी π/2, तो यहाँ पे π/2 आ जाएगा। और जब t 1 था, यानी इसमें 1 था, अपर लिमिट 1 थी, तो 5 0 आ गया, यहाँ पे 0 आ गया। अब t की पावर यहाँ पे बनी तो यहाँ पे आ गया कॉस स्क्वायर 5 होल पावर z-1, और इसी तरह 1 माइनस कॉस स्क्वायर 5 -1/2, और ये आ गया आप लोग के पास माइनस का 2 कॉस 5 साइन 5 d5, ये आ गया जी। अब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब ये जो माइनस है और जो इन लिमिट्स को उल्टाने से माइनस आएगा वो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो मैं वो डायरेक्टली लिख देता हूँ, ये 0 से π/2 हो जाएगा, कॉस 2z-1 हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर, मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ, यानी कि साइन स्क्वायर आ जाएगा आप लोगों के पास साइन स्क्वायर 5। ठीक है, और यहाँ पे आएगा -1/2, और ये आ जाएगा 2 कॉस 5 साइन 5 d5। ठीक हो गया जी। अब आगे क्या आता है जी, आगे ये थी, अब ये वाली पावर 1 इसकी, और एक मिनट, हाँ जी अब ठीक है। अब ये वाली पावर 1 इसकी, ये सॉरी 2 माइनस ये 2 होना था, ये पावर 1 और ये पावर -2, तो इसका मतलब कॉस की पावर 2z-1 बनेगा। यहाँ पर जो आया था बीटा z 1/2, 2 बाहर आ गया, 0 से आप लोगों के पास लिमिट लाई π/2 तक। ठीक है, अब यहाँ पर पावर ऐड हो जाएगी, तो यहाँ पर कॉस 2z-2 + 1 हो गया, और यहाँ पर साइन स्क्वायर जो है अगर ये इससे कैंसिल कर दे, 2 से कैंसिल हो गया, तो साइन इन्वर्स आ गया सिर्फ, यानी कि साइन की पावर -1/5। अब यहाँ पर आ गया आपके पास cos 5, सॉरी cos 5 नहीं, सिर्फ साइन 5 आएगा, साइन 5 d5। ठीक हो गया जी। अब ये साइन 5 और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर आप 2 को इधर ला के डिवाइड कर दें, 1/2 बीटा ऑफ z कॉमा 1/2, 0 से π/2,
और ये ऐड होके और ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में, मतलब ये 1 आ जाएगा, इनवर्स है ना, तो नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो 2 वो आपस में कैंसिल होकर 1 दे देगा। तो यहाँ पर 2z-1 फाई डी फाई। तो अब आप लोग अगर देखें तो वही चीज़ बन गई है जो इधर हम लोग इधर लिखी हुई है कि 1/2 बीटा जेड 1/2 0 से पाई कॉस की पावर 2z-1 डी फाई, ये वाली वो चीज़ डायरेक्टली लिखी है। अब ये कैसे आती है मैंने चले इसको भी एक्सप्लेन कर दिया। तो अगर आप लोगों को ये खुद करना हुआ तो वीडियो का ये हिस्सा पॉज कर लीजिएगा, तो आप लोग खुद कर लीजिएगा। आई एम सॉरी। तो आप लोग ये पॉज करके खुद कर लीजिएगा। अब हम लोगों ने क्या किया कि ये वाली जो इक्वेशन थी, किधर गई, ये वाली जो इक्वेशन थी, इक्वेशन नंबर 6, अब वो सब्स्टिट्यूशंस किया ना हम लोगों ने, मतलब इक्वेशन नंबर 7 के जरिए 2 इक्वेशंस बनाई हैं। ये वाली इक्वेशन नंबर 8, मतलब जो इंटीग्रल, ये जो इक्वेशन नंबर 6 थी, इक्वेशन नंबर 6 थी, इसका इस इंटीग्रल की भी वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली, इस इंटीग्रल की भी वैल्यू निकाल ली। अगर आप लोग एक चीज़ नोट करें, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर तो फाई हैं दोनों, और यहाँ पर एक यू में है और एक आप लोगों के पास टी में है, तो इसका कोई इशू नहीं है। आप लोगों को क्या करें, आप लोग अपनी आसानी के लिए यहाँ पर अब जब यहाँ पर या तो आप इन दोनों को इंटीग्रल फाई में ले जाएं, ठीक है। अगर फाई में नहीं लेके जाना, इसी तरह रखना है, तो आप इनको अपनी आसानी के मुताबिक मतलब यानी कि मॉडिफाई कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि इंटीग्रल में अगर डिफरेंशियल मतलब जिसके लिहाज से इंटीग्रेशन ले रहे हैं वो वेरिएबल चेंज कर दें, तो वेरिएबल के चेंज होने से हमारे पास कोई मतलब इंटीग्रेशन की सेहत पे असर नहीं पड़ता, सब्स्टिट्यूशन से पड़ता है। लेकिन अगर आप लोग रिप्लेस कर दें, फाई की जगह कोई और वेरिएबल रिप्लेस कर दें, तो आप लोगों को उसमें कोई इशू नहीं है। तो इसका मतलब आप लोग अगर लिखेंगे तो जो इक्वेशन नंबर 8 उसके मुताबिक बनेगी। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ 1/2 बीटा ऑफ जेड कमा 1/2, ये आप लोगों के पास बन जाएगा इंटीग्रल 0 से π/2। साइन वाले में यू था तो हम यू कर लेते हैं, यानी आप लोग यूँ लिख लीजिएगा ना। इसके बाद लिख लीजिएगा रिप्लेसिंग फाई बाई यू। जब आप लोग रिप्लेस करेंगे, या आप लोग रिप्लेस ना भी करें, तो आप लोग इस फाई को ही यू में लेके आए, तो ताकि वो आप लोगों के पास इंटीग्रल ही यू में बनेगा। तो इसको आप लोग चले टी पुट किया था, तो आप लोग इसको टी के बजाय आप लोग यहाँ पे मतलब कुछ और बना के फिर टी में रिप्लेस कर लीजिएगा। तो यहाँ पे 0 से फाई इसको जब रिप्लेस करेंगे, ये बनेगा साइन 2z-1, अब यू था तो यू आ गया और डी यू आ गया, सिंपल, कुछ भी नहीं है। अब इसी तरह जो आप लोगों के पास ये इक्वेशन नंबर 8 बन गई, और जो कॉज के लिए थी वो 1/2 बीटा जेड 1/2 इंटीग्रल 0 से π/2। अब इसके अंदर आप लोग क्या करेंगे, इसको फाई से रिप्लेस कर देंगे टी के साथ, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा आप लोगों के पास, कॉज 2z-1 ऑफ टी डी टी, ये बन गई 9। अब सिमिलरली इनको मॉडिफाई करके आप इस तरह लिख लीजिएगा 8 और 9, इन दोनों इक्वेशंस को हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 6 के अंदर, ये जो हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 6 बनाई हुई थी। मैं फिर बता देता हूँ कि या तो आप लोग इस u और इस t को दोनों को इस एक लाइन लिख लें नीचे के रिप्लेसिंग, मतलब 6 इसको ना कहें, आप लोग क्या कर लें कि u को और t को दोनों को रिप्लेस कर लें फाई के अंदर, यानी कि लाइन लिख लें कि रिप्लेसिंग u एंड t बाय फाई, तो ये सारे का सारा फाई में चला जाएगा। या तो आप यूँ कर लें अगर आपने वो फाई में करना है, या दूसरा तरीका ये है कि आप लोग या तो ये शुरू ही फाई में यू में करें, मतलब फाई की जगह यू में ही करें, तो वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली यू आ जाएगा, और यहाँ आप लोग चले उधर टी था तो इधर टी को कुछ डिफरेंट करके फिर रिप्लेस कर लीजिएगा, या इसी तरह ही चलने दें। एंड पे इसमें एक और स्टेप बना लें कि रिप्लेसिंग फाई बाई यू, तो वो यू में चला जाएगा, इसको रिप्लेस कर लें फाई, इसको टी से, वो टी में चला जाएगा। तो आप लोग जिस तरीके से मर्जी कर लें, तो आप लोगों का कोई इशू नहीं है, ठीक होगा जी। अब हम लोग आगे चलते हैं उन दोनों में, इक्वेशन नंबर 6 में फिर दिखा देता हूँ आप लोगों को। इस इक्वेशन नंबर 6 में इसकी जगह भी 1/2 बीटा ऑफ जेड 1/2 आ जाएगा, इधर भी 1/2 बीटा ऑफ जेड 1/2 आ जाएगा, तो दोनों जगह ये आएगा। अब यहाँ 1/2 ऐड हो गया, आप लोगों के पास क्या बन जाएगा, बीटा ऑफ जेड 1/2। अब बीटा ऑफ जेड 1/2 उस रिलेशन के मुताबिक, वो जो रिलेशन आप लोगों ने यूज़ किया था, मैं इधर लिख देता हूँ, बार बार पेज फोल्ड करने से बेहतर है। यानी बीटा ऑफ जो पी क्यू था वो क्या लिखा था आप लोगों ने, गैमा ऑफ पी, गैमा ऑफ क्यू ओवर गैमा ऑफ पी प्लस क्यू। इस रिलेशन के मुताबिक ये वाला बीटा ऑफ जेड 1/2 क्या बनेगा आप लोगों के पास, यानी जो आप लोगों के पास दूसरी साइड पर चलता आ रहा था, वो आप लोगों के पास गैमा ऑफ जेड स्केयर गैमा ऑफ 2z आ गया, और इसकी जगह ये चीज़ आ गई। अब इसकी जगह आप लोग इस रिलेशन के मुताबिक क्या लिख सकते हैं, यानी p की जगह इधर z है और q की जगह 1/2 है, तो ये आप लोगों के पास गैमा ऑफ z गैमा 1/2 गैमा ऑफ z प्लस 1/2 आएगा। अब इसी को ही आप लोग इंटरचेंज कर दें। अब यहाँ गैमा ऑफ z एक ये था और एक ये था, ये z है, गैमा ऑफ z एक ये था एक ये था, तो आप इधर से एक कैंसिल हो गया, तो इधर गैमा ऑफ z बाई 2z हो गया,
और इस तरह भी हो गया। यानी लेजेंडरी आप लोगों के पास इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, इसको ही थोड़ा सा रीअरेंज कर दे तो ये वही तरीका बन गया, और इसको फिर रीअरेंज कर दें तो ये और तरीके से बन गया। तो इस तरह डिफरेंट तरीके से पूछा जा सकता था, तो ये हम लोग कर दिया है। अब हम लोग जल्दी जल्दी इसकी क्रॉलरी को देख लेते हैं, और इसके बाद फिर हम लोग जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम लोग इसका फैक्टोरियल फंक्शन पढ़ेंगे। ठीक हो गया। अब यहाँ इसमें थोड़ा सा हैंड राइटिंग का इशू है, तो हम लोग चलें इसको क्या करते हैं, हम लोग न्यू पेज पर इसको प्रूव कर लेते हैं। मैं इसकी स्टेटमेंट लिख लेता हूँ। स्टेटमेंट क्या है कि इफ़ रियल z बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर्स, जहाँ पे जो z है ये स्मॉल z लिखा हुआ है, ठीक है, ये आप लोगों के पास बिलोंग कर जाता है किसमें से, कॉम्प्लेक्स नंबर्स में से, तो गैमा ऑफ z प्लस 1/2 ये इक्वल होगा 2z का फैक्टोरियल ओवर 2 की पावर 2z। ये आखिरी आज का मतलब यानी कि होगा क्रॉलरी आखिरी होगी। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इंशाल्लाह फैक्टोरियल फंक्शन या पोच हैमर सिंबल जो है वो शुरू करेंगे। और यहाँ पर पाई का रूट आ गया। अब ये चीज़ हम लोगों ने प्रूव करनी है जी। अब इसको अगर आप लोग जो है, मैं इसकी स्टेटमेंट इधर से ओपन कर लेता हूँ लेजेंडरी की, और इसको हम लोग फिर अभी प्रूव करते हैं। ये चीज़ हम लोगों ने प्रूव करनी है, और इस चीज़ को यूज़ करते हुए इसका प्रूफ यहाँ पर शुरू करते हैं। प्रूफ बाय, मैं आप मतलब प्रॉपर स्टेप वाइज आप लोगों को लेके चलता हूँ, ताकि आप लोगों को अगर पेपर में लिखना पड़े तो आप लोगों को पता हो कि कौन सा स्टेप कहाँ करना है। तो आप लोग अगर अपनी आसानी के लिए देखा जाए तो यहाँ पे गैम ऑफ जेड इस तरफ, एक तरफ गैम ऑफ जेड प्लस 1/2 लेके आना है, तो इसमें वो एक साइड पे है तो आप लोग इस वाले को यूज़ कर लें, कोई इशू नहीं है उसमें। तो बाय लेजेंडरी डुप्लीकेशन फार्मूला, लेजेंडर्स डुप्लीकेशन फार्मूला वी हैव, by Legendre's duplication formula we have gamma of z plus 1/2 is equal to 2 की पावर 1 minus 2z रूट पाई gamma of 2z। ठीक होगा जी। अब ये चीज़ है, अब इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं अपनी आसानी के लिए। अब आप लोगों ने फैक्टोरियल को बीच में इंट्रोड्यूस करवाना है, ठीक है, मतलब गैमा से हम लोगों ने किस में जाना है, फैक्टोरियल में जाना। तो हम लोग पीछे अगर आप लोग लेक्चर्स पढ़ के आए हैं ना, गैमा वाले शुरू वाले लेक्चर्स पढ़े हैं, तो उसमें हम लोगों ने एक चीज़ प्रूव की थी। मैं उसको चले उधर लिख भी देता हूँ कि हमने ये चीज़ पढ़ी थी, सिंस, मतलब इसके बाद आप लोगों ने ये लिखना है, सिंस गैमा ऑफ n+1 इज इक्वल टू n फैक्टोरियल। ये हम लोग प्रूव करके आ चुके हैं पहले, ठीक है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप लोग शुरू वाले लेक्चर्स देखिएगा तो आप लोगों को ये मिल जाएगा। गैमा ऑफ n+1 इज इक्वल टू n फैक्टोरियल। तो इस चीज़ से देखा जाए तो इधर एक है, इधर n+1 है, तो उसमें से एक माइनस होकर उसका फैक्टोरियल आ रहा है। यानी अगर n+1 है तो n का फैक्टोरियल। तो इसी तरह हम लोग यहाँ से इम्प्लाई क्या करेगा, गैमा ऑफ n क्या आ जाएगा, n-1 का फैक्टोरियल आ जाएगा। तो अब हमें क्या क्या चाहिए, हमें किसका फैक्टोरियल चाहिए, 2z का फैक्टोरियल चाहिए और z का फैक्टोरियल चाहिए इसके अंदर। तो वो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर गैमा ऑफ, और एक और चीज़ भी याद रखें कि आप लोगों को किस किस का फैक्टोरियल चाहिए, 2z का और z का, और इसके अंदर गैमा ऑफ 2z और गैमा ऑफ z मौजूद हैं। तो इसका मतलब हम लोग इन दोनों की जगह ये फैक्टोरियल बना सकते हैं, ठीक है। बस यही है कि आप लोग ये बना के आप लोग आसानी से प्रूव कर सॉरी। तो अब हमें गैमा ऑफ 2z चाहिए था, 2z यहाँ पर क्या होगा, 2z-1 का फैक्टोरियल, ठीक है। और इसी तरह ये गैमा ऑफ z क्या हो जाएगा, ये z-1 का फैक्टोरियल हो जाएगा। यहाँ तक आप लोगों को उम्मीद है समझ आ गई होगी। अब ये जो हम लोगों ने लेजेंडरी डुप्लीकेशन फार्मूला लिखा था, इसके अंदर ये वाली वैल्यूज़ को हम लोग यूज़ करते हैं। तो इसके अंदर अगर यूज़ करें तो बाय 1 वी हैव, ये गैमा ऑफ z की जगह आ जाएगा हमारे पास z-1 फैक्टोरियल, ठीक है जी। यहाँ गैमा ऑफ z प्लस 1/2। अब गैमा इसको नहीं चेंज करना क्योंकि हमें प्रूफ के अंदर गैमा ऑफ z प्लस 1/2 चाहिए, तो इस वजह से इसको ऐसे ही रख लिया। और इधर आप लोगों के पास क्या बना, 2 की पावर 1 माइनस 2z पाई का रूट, और यहाँ पे आ गया 2z-1 का फैक्टोरियल। ठीक हो गया जी। तो मैं इसको साइड पर रख देता हूँ, अब हम लोग आगे प्रूव करते हैं। अच्छा, अब आप लोगों को क्या बनाना था, आप लोगों को तो 2z और z फैक्टोरियल बनाना था, ठीक है। और यहाँ पर 2 की पावर भी डिफरेंट है,
ठीक हो गया जी। अब हमें अपनी आसानी के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें 2z को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों को एक रिजल्ट का पता है कि जो n फैक्टोरियल है वो n इंटू एन माइनस वन लिखा जा सकता है। तो अगर हमें n फैक्टोरियल बनाना हो तो हमें n को, और हमें n माइनस वन फैक्टोरियल पता हो तो हमें n को मल्टीप्लाई डिवाइड या इस n को इंट्रोड्यूस करवा के हम n फैक्टोरियल बना सकते हैं। तो इस वजह से अगर हमें 2z का फैक्टोरियल चाहिए तो 2z को हम मल्टीप्लाई, तो ऑटोमेटिकली वहाँ से z का फैक्टोरियल भी बन जाएगा। वो कैसे, आप लोग यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाइंग multiplying 2z on both sides वही है, ठीक है। तो ये 2z इंटू आप लोगों के पास आ जाएगा z माइनस वन का फैक्टोरियल, ये z प्लस 1/2 1 माइनस 2z ये आ गया, और ये 2z इंटू 2z माइनस वन का फैक्टोरियल। ठीक हो गया जी, बहुत सिंपल सा प्रूफ है, कोई इतना ऐसा मुश्किल नहीं है। तो अब यहाँ पे ये वाला जो है ये चीज़ ऐड होकर आप लोगों के पास 2 इंटू जेड का फैक्टोरियल बना देगा। ये गैमा ऑफ आ जाएगा आप लोगों के पास z प्लस 1/2। इसको अपनी आसानी के लिए चले नीचे ले जाएं तो ये आप लोगों के पास पाई का स्क्वायर रूट ऊपर बचेगा, और ये 2z इंटू जेड 2z माइनस वन का फैक्टोरियल, तो ये 2z फैक्टोरियल आ गया, और ओवर 2 की पावर 2z माइनस वन बन गया। ये अब ये किस वजह से नीचे ले गया, क्योंकि 2 को इधर ला के मल्टीप्लाई करना है ना, तो हमें फिर वो +1 और -1 ऐड होके वो हमें 2 की पावर z जो नीचे चाहिए था वो हमें मिल जाएगा, रिक्वायर्ड हो जाएगा। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पर आप उम्मीद है इस लोगों को समझ आ जाएगी, अगर ना कहीं समझ आए तो आप लोग दोबारा वीडियो बार बार जो है वो पीछे से थोड़ा सा 1-2 दफ़ा करके देखेंगे, आप लोगों को समझ आ जाएगी। अब आगे क्या करेंगे, यहाँ पे इन दोनों को ला के डिवाइड कर दिया सिंपली, तो ये गैमा ऑफ z प्लस 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ पाई 2z फैक्टोरियल ओवर 2, ये 2 की पावर 2z माइनस वन, और यहाँ पे z का फैक्टोरियल आ गया। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, रूट ऑफ पाई स्क्वायर रूट ऑफ पाई 2z फैक्टोरियल ओवर ये 2 की पावर ये +1 था ना, और ये -1 ऐड होकर +1 -1 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये सिर्फ 2z बचेगा, और ये z का फैक्टोरियल। और अगर आप लोग देखें तो हमें यही चीज़ चाहिए भी थी, मैं दिखा भी देता हूँ। ये चीज़ देखिए, हमें ये चीज़ चाहिए थी, गैमा ऑफ z इज़ इक्वल टू रूट पाई 2z का फैक्टोरियल 2 की पावर z नीचे, और ये z फैक्टोरियल, यही चीज़ चाहिए। तो ये हम लोगों ने सिंपली प्रूव कर लिया, ऐसे कोई इतना मुश्किल प्रूफ नहीं था। तो अब हम लोग आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में फैक्टोरियल फंक्शन को पढ़ेंगे और उसके कुछ रिज़ल्ट्स को, बेसिक रिज़ल्ट्स को देखेंगे। आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।